आर्मी मेडिकल कॉलेज 2026 इनिशियल टेस्ट बायोलॉजी टिप्स एंड स्ट्रेटजी। जैसा कि आपको पता है डियर स्टूडेंट्स के जो आर्मी मेडिकल कॉलेज की रजिस्ट्रेशन है वो करीब आती जा रही है और अभी नेक्स्ट मंथ में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी। मींस अभी आपके पास तैयारी के लिए बहुत कम टाइम बचा है। तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स के हमें मैसेजेस आ रहे थे व्हाट्सएप के ऊपर भी और हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर भी कि सर आप हमें समझाएं कि हमने तैयारी कैसे करनी है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको गाइड करेंगे बायोलॉजी से रिलेटेड यानी कि इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं, आपने कौन से बुक्स स्टडी करनी है, फेडरल से पंजाब से कौन से बुक्स पढ़ने हैं और आप लोगों ने किसी भी टॉपिक को किस तरीके से पढ़ना है, आपने पास्ट पेपर्स कैसे स्टडी करने हैं और आपने सेंटर कैसे सेलेक्ट करना है। तो वीडियो को एंड तक देखें। इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद आपको बायोलॉजी से रिलेटेड सारी चीज़ें कवर हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो हमारी केमिस्ट्री के ऊपर होने वाली है, फिर फिजिक्स, इंग्लिश और इसी तरीके से टाइम टू टाइम आपके लिए वीडियोस अपलोड करते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। तो सबसे पहले हम सिलेबस के ऊपर बात करते हैं। आपके जो टेस्ट पैटर्न है, सॉरी देखिए डियर स्टूडेंट, आपके टेस्ट के अंदर वर्बल होंगे, नॉन वर्बल होंगे, एकेडमिक होगा और पर्सनालिटी टेस्ट, ये आपके टेस्ट का हिस्सा है। ठीक है, एएफएनएस और एएमसी दोनों का टेस्ट सेम होता है। यहाँ पर देखिए इन 50 एमसीक्यूज के ऊपर अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर बायोलॉजी भी शामिल है, यहाँ पर केमिस्ट्री के भी एमसीक्यूज आएंगे, यहाँ पर इंग्लिश के भी एमसीक्यूज आएंगे और यहाँ पर फिजिक्स के भी एमसीक्यू आएंगे। तो ये एमसीक्यू बहुत कम है, 50 एमसीक्यूज बहुत कम है, चैप्टर्स बहुत ज्यादा है। तो इसलिए मैं आप लोगों को गाइड करूंगा कि आपने कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है जिस पे आपने ज्यादा फोकस करनी है और कौन से चैप्टर्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ताकि आप उसी हिसाब से उनको टाइम दें। ठीक है, तो सबसे पहले हम बायोलॉजी के ऊपर बात करते हैं। मैं आपको पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता देता हूँ। देखिए डियर स्टूडेंट्स, आपके फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर बायोलॉजी के अंदर तकरीबन कोई 54 चैप्टर्स बनते हैं। अभी 54 चैप्टर्स है और इनमें से 4 सब्जेक्ट्स है टोटल। अगर टोटल चैप्टर्स हम देख ले तकरीबन 200 से ज़्यादा बनते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री इन सब के, और सिर्फ 50 एमसीक्यूज है। तो इनमें से कुछ चैप्टर्स इस तरह से है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पढ़ने आपने सब है। तो कौन से है? सबसे पहले अगर हम बात करें सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के ऊपर, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से आपको कोई भी ऑर्गेनेली का फंक्शन, उनका डिस्कवरी, जिस तरह न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, इनका फंक्शन, इनकी डिस्कवरी और इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर पे एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। फिर उसके बाद क्या है, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स है, जिस तरह लिपिड्स है, ग्लूकोज है और इसी तरीके से डीएनए वगैरह जितने भी चीज़ें हैं, तो इन सब के ऊपर आपसे एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिर उसके बाद बायोएनर्जेटिक्स है, जिस तरह क्रैब साइकिल हो गया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हो गया, तो ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। C4 प्लांट्स हो गए, C3 प्लांट्स हो गए, ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछे जा सकते हैं। फिर उसके बाद एसेलुलर लाइफ है, जिसके अंदर फंजाई और इस तरह से ये वायरस और ये सारी चीज़ें आ जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन है फाइलम्स की, वो आपने याद करनी है और इसके अंदर जो एग्जांपल्स है वो आपसे पूछे जा सकते हैं। फिर उसके बाद क्रोमोसोम और डीएनए के ऊपर भी आपसे पूछा जा सकता है। इसके अंदर जो ट्रांसलेशन है, ट्रांसक्रिप्शन है, इसके अंदर जो इनके स्टार्टिंग कोडान्स है, स्टॉपिंग कोडान्स है, बेस पेयर्स जो है और इसके अलावा जो डिजीज है जिस तरह सिकल सेल एनीमिया हो गया, ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, नर्वस कोऑर्डिनेशन। इसमें देखिए जो न्यूरॉन्स है और इनके ऊपर जो जितना भी आपका ब्रेन भी इसके अंदर आ जाता है। ठीक है, उसके पार्ट्स जो है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछे जा सकते हैं। केमिकल कोऑर्डिनेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर हार्मोन्स वगैरह है, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपसे पूछे जा सकता है। जिस तरह डायबिटीज़ के ऊपर पूछा जा सकता है, पैंक्रियाटिक हार्मोन्स के ऊपर पूछा जा सकता है। रिप्रोडक्शन भी इंपॉर्टेंट है, इसमें मेल और फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है उसके ऊपर एमसीक्यूज आ सकते हैं। इसके अलावा फर्टिलाइजेशन और इनके ऊपर भी एमसीक्यूज आ सकते हैं और जो डेवलपमेंट से रिलेटेड एमसीक्यू है वो भी आ सकते हैं। जिस तरह ज़ायगोट कब बनता है, फर्टिलाइजेशन कब होती है, इसी तरीके से इम्प्लांटेशन कब होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं। सर्कुलेशन से रिलेटेड भी, जिस तरह हार्ट हो गया, हार्ट के स्ट्रक्चर के ऊपर अगर हम बात करें, लिम्फेटिक्स के ऊपर अगर हम बात करें, ब्लड के ऊपर अगर हम बात करें, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिर उसके बाद इम्यूनिटी जो है, जिसके अंदर एंटीजन है, एंटीबॉडीज़ है और डिफरेंट तरह की डिजीज़ेज़ जो है इम्यूनिटी से रिलेटेड, ऑटो इम्यून डिजीज़ेज़, ये भी आपकी इनिशियल टेस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। फिर उसके बाद अगर हम रिस्पायरेशन की बात करें, तो एल्वियोलाई और इसी तरीके से जो आपके पास प्लूरल कैविटीज़ है, प्लूरल फ्लूइड है, निमोनिया है, इस तरह से रिस्पायरेशन से काफ़ी सारे एमसीक्यूज आपके इनिशियल टेस्ट में आते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद फॉर्म एंड फंक्शन इन प्लांट, जिस तरह जाइलम है और इस तरह से डिफरेंट जो प्लांट्स के अंदर स्ट्रक्चर्स है, उनसे रिलेटेड आपके इनिशियल टेस्ट में एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। तो ये ओवरऑल ये जो 13 चैप्टर्स है ना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका क्या मतलब है कि अभी तक तकरीबन मैं पिछले 5 साल से स्टूडेंट्स को तैयारी करवा रहा हूँ, तो ज़्यादातर इनिशियल टेस्ट के अंदर जो एमसीक्यूज़ आते हैं, वो इन चैप्टर से आते हैं। अभी इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि बाकी चैप्टर्स आपने नहीं पढ़ने, वो इम्पोर्टेंट नहीं, वो भी आपने पढ़ने हैं, लेकिन ज़्यादा फोकस, ज़्यादा प्रैक्टिस, ज़्यादा टाइम आपका इन चैप्टर्स के ऊपर होनी चाहिए। साथ-साथ मैंने आपको चीज़ें भी बता दी है कि कौन-सी चीज़ें आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर भी मैं आपको एक नज़र इंपॉर्टेंट क्लियर कर देता हूँ
देखिए डियर स्टूडेंट, आप सबसे पहला क्वेश्चन आपसे किस तरह का पूछा जा सकता है, डिफिनीशंस जितने भी है ये आपको आने चाहिए। जिस तरह देखें नमूनिया की क्या डिफिनीशन है, इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसपोर्ट चेन हो गए या जितनी भी चीज़ें हैं आपको डिफिनीशंस आने चाहिए। डिफिनीशंस आपसे पूछे जा सकते हैं और ये आपके इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं या आपके इनिशियल टेस्ट में भी पूछे जा सकते हैं। फिर देखिए एग्जांपल्स, एग्जांपल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेट्स सपोज अगर मैं आपसे पूछूं कि पाइलम पोरेफ्रा जो है तो इसके अंदर आप बताएं इसके अंदर इसके एग्जांपल्स क्या है, तो आपको आने चाहिए। ठीक है, तो आपने एग्जांपल्स लाजमी याद करने हैं। जिधर भी आपके पास एग्जांपल्स आते हैं तो वो आपने याद करने हैं। ठीक है, इसी तरीके से ऑर्गेनिज्म, जिस तरह लेट्स सपोज अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे बताएं कि टेटनी कौन सा ऑर्गेनिज्म काज करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि टेटनी का ऑर्गेनिज्म क्या है। ठीक है, तो इस तरह के कुछ डिजीजेस जो है उनके ऑर्गेनिजम्स का आपको पता होना चाहिए। जिस तरह के सेफेलिस है तो आपको पता होना चाहिए कि इसका ऑर्गेनिज्म कौन सा है। ठीक है, तो कुछ ऑर्गेनिज्म डिजीजेस से रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स काफी इंपॉर्टेंट है, वो आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद क्या है, हाई यील्ड पॉइंट्स। कुछ हाई यील्ड पॉइंट्स भी इस तरह आपको पता होने चाहिए। मैं आपको मिसाल देता हूँ। लेट सपोज अगर आप पूरी ग्लाइकोलिसिस को पढ़ रहे हो ना, तो ग्लाइकोलिसिस के अंदर तो इसके बहुत सारे स्टेप्स है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसका पहला स्टेप कौन सा है, इसका लास्ट स्टेप कौन सा है, इसका पहला प्रोडक्ट कौन सा है, इसका लास्ट प्रोडक्ट कौन सा है, इसके अंदर कौन सी इस तरह की टेक्निकल पॉइंट है। जिस तरह देखिए इसका हाईएस्ट कार्बन कंपाउंड कौन सा है, लोएस्ट कार्बन कंपाउंड कौन सा है। इसी तरीके से अगर लेट सपोज मैं किसी भी चैप्टर के अंदर बात करूं, लेट सपोज मैं सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के ऊपर बात कर लेता हूं, तो आपको हाई पॉइंट्स का पता होना चाहिए। जिस तरह देखिए सेल के अंदर सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनेली कौन सा है, सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेली कौन सा है, कौन से इस तरह के ऑर्गेनेलीज है जिसके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं है, कौन सी इस तरह के ऑर्गेनिज्म है जिसके ऊपर मेम्ब्रेन है, कौन सी इस तरह के ऑर्गेनिज्म है जो सेल्फ रिप्लिकेटिंग है। तो आपको इस तरह के हाई ग्रेड पॉइंट्स का पता होना चाहिए। इस तरह लेट सपोज कोई भी दूसरी चैप्टर आप उठा ले, आप क्रोमोसोम एंड डीएनए के ऊपर अगर हम बात करें, तो कौन से बेस पेयर से, कौन से स्टार्टिंग कोडॉन से, कौन से स्टॉपिंग कोडॉन से। तो इस तरह की इंपॉर्टेंट चीजें, हाई यील्ड पॉइंट जो आपको लग रहा है कि ये इस चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंट है, वो तो आपको बिल्कुल फिंगर टिप्स पे आने चाहिए। वो तो अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद एक डियर स्टूडेंट, डायग्राम भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप लोग क्या करते हो कि अक्सर जो चैप्टर आपके बुक्स के अंदर डायग्राम्स होते हैं ना, आप उनको बिल्कुल छोड़ देते हो। जो इमेजेस दी गई होती है आप उनको छोड़ देते हो, लेकिन उनके अंदर काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज छुपे होते हैं जो आपको पता नहीं चल रहे होते और आप उनको स्किप कर देते हो। अभी देखिए डियर स्टूडेंट, मैं आपको एक टॉपिक से ये चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। लेट सपोज ये मैंने यहाँ पर क्रैप साइकिल की एक तस्वीर दी हुई है। अभी देखिए ये आपके बुक में इस तरह का एक डायग्राम होगा, आपने इसको छोड़ा होगा कि यार ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, या आपके जहन में ये बात आ रही है कि यार इसके अंदर मैं क्या पढ़ूं, क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो देखिए डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, लेट सपोज ये क्रैप साइकिल है, इसमें ये एसिटाइल कोएंजाइम कहाँ से आ रहा है, आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए। ठीक है, ये कहाँ से आ रहा है, ये आपका आ रहा है पायरुवेट से। ठीक है, ये आपका आ रहा है पायरुवेट से। अब ये पायरुवेट कहाँ से आ रहा है, तो ये आ रहा है ग्लूकोज से। एक ग्लूकोज से कितने पायरुवेट बन रहे हैं, दो पायरुवेट बन रहे हैं, तो दो एसिटाइल कोएंजाइम भी बनेंगे, तो दो क्रैप साइकिल भी होंगे। तो पहला पॉइंट कंसेप्चुअल आपको पता होना चाहिए कि एक ग्लूकोज मेरे दो क्रैप साइकिल करेगा। ठीक है, मेरे दो क्रैप साइकिल करेगा। तो देखिए इसको कहते हैं स्टडी। कम चीजें पढ़े, अच्छी तरीके से पढ़े, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करे, हाई यील्ड एमसीक्यूज के पॉइंट्स कवर करे। तो ये मेरा पहला पॉइंट हो गया कि एक ग्लूकोज के लिए मेरे दो क्रैप साइकिल होने चाहिए। एसिटाइल कोएंजाइम इसका स्टार्टिंग मॉलिक्यूल है और ऑक्सैलो एसीटेट इसका स्टार्टिंग मॉलिक्यूल है। ऑक्सैलो एसीटेट के अंदर कितने कार्बन होते हैं, तो 4 कार्बन होते हैं। एसिटाइल कोएंजाइम के अंदर कितने हैं, तो 2 कार्बन है। तो इट मीन के सिट्रिक एसिड के अंदर कितने कार्बन होंगे, 6 कार्बन, क्योंकि इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनेंगे। अच्छा, ये तो मेरा पहला एमसीक्यू यहाँ से पता चल गया कि एसिटाइल कोएंजाइम और ऑक्सैलो एसीटेट जो है ये कंबाइन होके क्रेब साइकिल को स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा मेरा पॉइंट क्या है, इसके अंदर एनएडी कितने बन रहे हैं, एनएडी कितने बन रहे हैं एक क्रेब साइकिल के अंदर, NADH2। तो मुझे पता चल गया है कि 1 2 और 3 NAD बन रहे हैं। अच्छा, ये भी मुझे क्लियर हो गए। अच्छा, FADH2 कितने बन रहे हैं, तो ये भी मुझे पता चल गया है कि एक FADH2 बन रहा है। FADH2 कितने बन रहे हैं, एक बन रहा है। कहाँ पर है, सर्च करें तो ये आपका हो गया FADH2 एक बन रहा है। अच्छा, ये तो मुझे पता चल गया। अभी और क्या चीज़ है इसके अंदर, तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ CO2 कितने बन रहे हैं, तो एक CO2 भी बन रहा है। तो ये इसके क्या है, ये इसके हो गए आउटपुट, एक रेप साइकिल के आउटपुट हो गए। तो ये आपको पता होना चाहिए। अभी आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि एक ग्लूकोज के लिए क्रैप साइकिल के आउटपुट्स बताएं। तो अगर देखिए एक ग्लूकोज के ऊपर दो क्रैप साइकिल होंगे तो आप इनको डबल करें तो NADH2 कितने बन जाएंगे, 6। FADH2 कितने बन जाएंगे, 2। CO2 कितने बन जाएंगे, 2। अच्छा, आप मुझे ये बताइए ये क्या चीज़ है, ये भी तो आपसे पूछा जा सकता है ना। आपसे क्वेश्चन किस तरह का पूछा जाएगा कि क्रैप साइकिल के अंदर कितने ATPs बनते हैं, तो फिर आप लोग इसको 100% गलत कर लेते हो। अभी आपको ये नहीं आता होगा। आपको अगर मैं बताऊं कि ATP के क्रैप साइकिल के अंदर कितने ATPs बनते हैं, तो आपका आंसर होगा कि
यानी DH2 6 बनते हैं तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, FADH2 बनते हैं तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करो। मैं डायरेक्ट एटीपी की बात करूं, डायरेक्ट एटीपी 1 बन रहा है एक क्रेब साइकिल के अंदर। तो अगर टोटल ग्लूकोज के ऊपर हम बात करेंगे तो कितने एटीपी बनेंगे? 2 एटीपीज बनेंगे। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए? ये आउटपुट इंपॉर्टेंट है, ये एसिटाइल कोएंजाइम ए इंपॉर्टेंट है। अभी ये नहीं कि बस मैंने ये पढ़ा, सिट्रिक एसिड बना, फिर आइसोसिट्रिक एसिड बना, फिर अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड बना, फिर सक्सिनाइल कोएंजाइम बना, फिर सक्सिनेट बना, फिर फ्यूमेरेट बना। ये भी उन स्टूडेंट्स के लिए जरूरी है जो टॉपर्स है, जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। लेकिन सीक्वेंस याद करना बहुत मुश्किल होता है। आपने काम की चीजें पढ़नी है और ये आपकी काम की चीजें जो मैंने डिस्कस की। तो कहने का मतलब ये है कि अपना टाइम लगाए उन चीजों के ऊपर जो आपके लिए जरूरी है। अनयूजुअल चीजों को ना करें, अनइंपॉर्टेंट चीजों को ना पढ़े। तो इसलिए डियर स्टूडेंट, आपने स्टडी कैसे करनी है? आपने अपने सेंटर के मुताबिक तैयारी करनी है। आपका जो सेंटर बनता है आपके मार्क्स के हिसाब से, जितने आपके मार्क्स है और जो आपका एड्रेस है उसी के हिसाब से हम अपने स्टूडेंट्स को बता देते हैं कि आपके लिए ये सेंटर बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पर मेरिट जरूरी होता है। तो जिस सेंटर में आपके मार्क्स के हिसाब से आपका मेरिट बनने के चांसेस होते हैं, हम आपको उस तरह का सेंटर सेलेक्ट करके देते हैं। उसी सेंटर के हिसाब से आप पास्ट पेपर्स पढ़े कि आपको पता चले कि यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है। अगर आप हमसे तैयारी करोगे तो आपको हम आपके सेंटर के मुताबिक नोट्स देंगे, उसके अंदर ये सारी चीजें जिस तरह से मैंने बताया है इस तरह के सारे पॉइंट्स मेंशन होंगे। आपने सिर्फ उनको पढ़ना है, बाकी आपने ना तो बुक पढ़नी है, ना तो आपने कहीं पे अपने लिए लंबी चौड़ी डायग्राम्स देखनी है, ना आपने एमसीक्यूज देखनी है। सारी चीजें हम आपको प्रोवाइड करेंगे, आपने देखनी बस आंखें बंद करके उनको पढ़े। लेकिन अगर आप खुद तैयारी करते हो तो अपने सेंटर के हिसाब से तैयारी करें। आप पास पेपर्स देखें कि आपके सेंटर के अंदर। सो देखिए डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट करनी है, क्योंकि फिर बाद में आपके पास इतना टाइम नहीं होगा। इनिशियल टेस्ट करीब आते जा रहे, तो अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट करें। अभी से आप अपनी तैयारी करोगे तो टेस्ट तक आपकी बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। इसके अलावा देखिए डियर स्टूडेंट, स्मार्ट स्टडी जो है वो हार्ड स्टडी से ज्यादा बेहतर है। एक स्टूडेंट जो है तो बायोलॉजी के 54 चैप्टर्स पढ़ेगा बुक से, और दूसरा स्टूडेंट सिर्फ इन 13 चैप्टर्स को पढ़ेगा अच्छी तरीके से, और चौथा स्टूडेंट हमारे नोट्स को पढ़ेगा। तो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट कौन है? मेरे ख्याल में ये है। क्यों? क्योंकि हम उसको उसके सेंटर के मुताबिक नोट्स प्रोवाइड करेंगे। ये वाला स्टूडेंट जो है ये तो बिल्कुल गार के, क्योंकि ये इतने ज्यादा चैप्टर्स पढ़ेगा कि बाद में इसको कुछ भी नहीं आएगा। ये 13 चैप्टर्स वाले बाकी चैप्टर्स छोड़ देगा, तो अगर इन इंपॉर्टेंट चैप्टर से हट के कोई एमसीक्यू है तो गलत कर लेगा। और अगर ये इन 13 चैप्टर्स में इसको पता नहीं होगा कि मैंने पढ़ना क्या है, कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, कौन सी लाइन इंपॉर्टेंट है, कौन सी डायग्राम इंपॉर्टेंट है, और इस वाले स्टूडेंट को सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है। बाकी उसके बाद एक डियर स्टूडेंट, मल्टीपल रिवीजन। आपने कम चीजों को ज्यादा पढ़ना है। अगर आप ये वाला उठाए तो 54 चैप्टर्स को बंदा एक भी मर्तबा नहीं पढ़ सकता, लेकिन अगर मैं कम से कम चीजें आपको प्रोवाइड कर दूं, आप तो उनको बार बार रिपीट करोगे, बार बार रिवाइज करोगे तो आपको याद रहेगी। ठीक है। इसी तरीके से आपने ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू के ऊपर प्रैक्टिस करनी है। तो ये सारी चीजें हम आपको प्रोवाइड करेंगे। अगर आप हमारे कोर्सेज को बाय करना चाहते हो तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। आपके लिए रेफरेंस बुक्स कौन सी है, बेस्ट बुक्स कौन सी है? तो आपका जो इनिशियल टेस्ट है वो आपके पंजाब और फेडरल टेक्स्ट बुक से बनते हैं। ठीक है। ये आपके पंजाब टेक्स्ट बुक हो गए और ये आपके फेडरल टेक्स्ट बुक हो गए। तो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट ये 4 बुक्स है। ठीक है। केपीके और जो भी है आपके लिए 4 बुक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन चूंकि यार देखिए, एक एक बुक को पढ़ना बहुत मुश्किल है, 4 बुक्स को आप कैसे कवर करोगे? तो इसके लिए जो हमने अपने नोट्स बनाए हैं ना, तो आपको आपके सेंटर के मुताबिक देंगे। उसके अंदर हमने फेडरल, केपीके, पंजाब, सिंध सब बुक्स को कवर किया हुआ है। तो बस आपने सिर्फ उन बुक्स को पढ़ना है, हमारे नोट्स को पढ़ना है, और उससे आपका टेस्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अगर आप अपने टेस्ट को गारंटी के साथ क्लियर करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको इस तरह के नोट्स मिले जिसके अंदर सारी चीजें हो, आपके सेंटर के मुताबिक हो, कम मटीरियल हो, बार बार आपकी रिवीजन हो, आपको प्रैक्टिस के लिए डेटा मिले, तो आप हमें राब्ता करके ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारे जो टीचर्स है क्वालिफाइड टीचर्स हैं। मैं खुद आर्मी मेडिकल कॉलेज से क्वालिफाइड हूँ। मैं पिछले तकरीबन 7 साल मेरे हो गए, 5 से 7 साल। 5 साल लाइन फोर्सेज एकेडमी के साथ हो गए और 2 साल से मैं रैंडम पढ़ाता रहा हूँ। अभी तक मैं 5000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को इनिशियल टेस्ट की तैयारी करवा चुका हूँ। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका टेस्ट तैयारी के लिए हमारे पास कोर्सेज अवेलेबल है, अगर आप हमारे नोट्स को बाय करना चाहते हो तो इसके अंदर हम आपको वर्बल भी देंगे, नॉन वर्बल भी देंगे, कंप्लीट एकेडमिक भी देंगे, और ये सेलेक्टेड नोट्स होंगे। हम आपको बताएंगे कि आपने कौन से सेंटर से टेस्ट देना है और किस डेट को आपने अप्लाई करनी है। उसी सेंटर के मुताबिक हम आपको नोट्स देंगे, और आपके टेस्ट से एक दिन पहले हम आपको टेस्ट डेट और टेस्ट टाइम के मुताबिक 200 एमसीक्यूज भी देंगे। तो अगर आप इनको कवर कर लेते हैं आपका टेस्ट क्लियर हो जाएगा। और प्रैक्टिस टेस्ट भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। जिस तरह आर्मी वाले आपसे टेस्ट लेते हैं तो बिल्कुल उसी तरह से हम आपको प्रैक्टिस टेस्ट भी प्रोवाइड करेंगे। टीचर सपोर्ट भी मिलेगा। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं है आप टीचर से पूछ सकते हैं, वो आपको गाइड करेगा। इन नोट्स की जो नॉर्मल फीस है वो 6500 है, अभी आपको मिलेंगे 5500 के। इसके अलावा हमारे पास क्रैश कोर्स भी है, अगर आपने क्लासेस ज्वाइन करने, और ऑनलाइन हमारा फुल कोर्स भी है। ये सिर्फ नोट्स है और ऑनलाइन क्लासेस भी हम लेते हैं। आप हमारे इस नंबर पर रब्ता करके उनको ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारे 4 सेट्स के नोट्स है, एकेडमिक, ओपीआई, पर्सनालिटी टेस्ट, वर्बल, नॉन वर्बल। ठीक, ये सारी चीज़ें उसके अंदर होगी। ये पिछले कोर्स के हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपने इनिशियल टेस्ट क्लियर किए हैं। आप इनके ये रिव्यूज चेक कर सकते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका इनिशियल टेस्ट क्लियर हो
आपका ख्वाब पूरा हो और इस तरह की बेहतरीन गाइडलाइंस टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे। क्योंकि देखिए टेस्ट की तैयारी में गाइडलाइंस बहुत ज़रूरी है। इसी तरह ज़्यादातर स्टूडेंट को अभी नम्स का पता नहीं होगा, तो नम से रह जाएंगे। नम से रह गए तो अगर उनका नाम मेरिट में भी आ गया तो उनका टाइम और सारी चीज़ें ज़ाया हो जाएगी। तो इसलिए आप हमें टाइम पे ज्वाइन कर लें ताकि हम आपको बेहतरीन गाइडलाइंस प्रोवाइड कर सकें, आपकी अभी से तैयारी स्टार्ट करवा सके और आपके टेस्ट के अंदर अच्छे मार्क्स आ जाए। क्योंकि इनिशियल टेस्ट में आपने ज़्यादा मार्क्स लेने तब आपका नाम मेरिट में आ गया। ये हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपने इनिशियल टेस्ट क्लियर किए हैं, आप चेक कर सकते हैं, ये उनके रिव्यूज़ है, आप इनकी ये रिव्यूज़ खुद पढ़ लें इन्होंने जो लिखा है, ठीक है। तो ये भी बहुत सारे तकरीबन 250 से ज़्यादा हमारे स्टूडेंट्स अपनी इनिशियल टेस्ट क्लियर कर चुके हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप यूनिफॉर्म पहनकर पाकिस्तान आर्मी में कैप्टन डॉक्टर बने तो ये नंबर आपका इंतजार कर रहा है। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स। कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।